नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द फेडरल देश में। वैसे तो यूपी में अगला विधानसभा चुनाव साल 2027 में है, लेकिन 2025 के बजट में योगी सरकार ने यूपी वालों की मौज कर दी है। एक तरफ से खजाना खोल दिया है, तो वहीं 20 फरवरी योगी सरकार के 9वें बजट को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया है। ये बजट 8 लाख करोड़ से ज्यादा का है। खास बात इसमें यह है कि तोहफे की बारिश भी हुई है, और मसलन 4 एक्सप्रेसवे, स्कूटी और 2 फ्री सिलेंडर का ऐलान भी किया गया है। अपनी खास चर्चा में हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि इस बजट के मायने क्या हैं, और सबसे पहले हम सुनते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बजट में क्या कहा। करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में इस देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है, और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में जो कार्य हुए हैं, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 20% भर्ती अनिवार्य रूप से महिलाओं की हुई है। हर एक सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो ये कहना कि उत्तर प्रदेश कभी इसको अचीव नहीं कर पाएगा, आपकी दुर्भावना हो सकती है, लेकिन सरकार की सद्भावना है कि उत्तर प्रदेश 5 वर्ष में इस टारगेट को अचीव करेगा। और 2029 तो शेखर, बजट को देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि यूपी में चुनाव आ गया है? हाँ बिल्कुल, ये इसे कोमल ऐसे कहा जा सकता है कि ये एक तरह से सेमीफाइनल है। 2027 में विधानसभा यूपी का चुनाव होना है। तो जिस तरह से योगी सरकार का ये 9वां बजट है, और जिस तरह से उन्होंने जनता के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर तबके के लिए, चाहे उसमें महिलाएं हो, युवा हो, छात्र हो, हर तबके के लिए जो पिटारा खोला है, तो उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये एक तरह से सेमीफाइनल बजट है जो 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। हालांकि अब अगले साल जो 2026 का जो बजट होगा वो पूर्ण बजट होगा योगी सरकार का। उसमें क्या योजनाएं होती हैं, घोषणाएं होती हैं, ये तो अगले साल देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जो इस बार का बजट है वो पिछले साल के बजट से 9.8% ज्यादा है। इस बार का जो कुल बजट है 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट है, जो एक बहुत बड़ा बजट है। इससे और इसमें हर तबके का ख्याल रखा गया है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो कोशिश की गई है, बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित करने की कोशिश की गई है। एक्सप्रेसवे, खासकर सड़कों पर बहुत खासा ध्यान दिया गया है कि एक्सप्रेसवे बनाने के लिए काफी ज्यादा अलॉटमेंट किया गया है योगी सरकार ने। इसके अलावा चाहे वो नमामि गंगे हो, और क्या कहते हैं, जैसे अभी हम देख रहे थे कि कुंभ का उन्होंने जिक्र किया अपने बजट भाषण में। तो कहीं ना कहीं उन्होंने धार्मिक जो क्षेत्र है उनके लिए भी उन्होंने बजट में काफी बड़ी घोषणाएं की है। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो अनुबंध में कार्य करते हैं, उनके लिए भी उन्होंने मुफ्त इलाज की घोषणा हो गई, और उनका जो मानदेय है वो बढ़ाकर 16 से 20,000 रुपए के बीच कर दिया गया है। जबकि अभी तक जो अनुबंध में और में कार्य करते थे उनके लिए कोई निश्चित मानदेय नहीं था। लेकिन इस बार योगी सरकार ने एक तरह से हर तबके को खुश करने की कोशिश की है, जिससे कि आगामी जो 2027 का जब चुनाव आए तो वो एक तरह से कह सके कि हाँ, हमने आपके लिए इतना किया, अब आपको हमारे लिए करने की जरूरत है। ललित, अगर मैं बात करूं बजट की, तो बजट को देख के तो ऐसा लगता है कि योगी सरकार का जो फोकस रहा है वो एक्सप्रेस वे पर ज्यादा रहा है। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश को आप देखें तो निश्चित तौर पे ये एक देश के बराबर का स्टेट ही है अपने आप में।
अगर इसको जियोग्राफिक तौर पे देखें तो सहारनपुर से लेकर के उत्तर में, नॉर्थ में सहारनपुर से लेकर के साउथ में आपके सोनभद्र, मतलब करीब करीब सोनभद्र वो जिला है जो मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार से जुड़ता है। और इसी तरीके से अगर पूरब से पश्चिम की बात करें तो बलिया से लेकर के आपका गौतम बुद्ध नगर तक, गाजियाबाद तक, मतलब दिल्ली। तो इतना बड़ा प्रदेश है जहां पे क्या है कि करीब करीब 24 करोड़ से ज्यादा आबादी रहती है। और अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूपी बहुत पिछड़ा था। पहला जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर एक्सप्रेसवे बना वो मायावती के टाइम में शुरू हुआ था। इनॉग्रेशन जो आपका ग्रेटर नोएडा से आप जो है आगरा जाती हैं, उसके बाद एक्सप्रेसवे का सिलसिला जो शुरू हुआ बनने का। और आज देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे किसी स्टेट में है तो वो यूपी में है। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक विजन भी रहा है कि सबसे बुनियादी तौर पे अगर हम सड़क बेहतर नहीं कर पाते हैं तो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना मुश्किल है। तो हमारा एजेंडा, जो प्राइमरी एजेंडा है, वो यही होना चाहिए कि सबसे पहले आधारभूत संरचना को आगे बढ़ाना है और उसमें रोड काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप पाएंगी कि इस बजट में 4 एक्सप्रेसवे पे उन्होंने ऐलान भी किया है, जिसमें मुख्य तौर पे जो आपका गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज को जाता है, उसको प्रयागराज से एक एक्सप्रेसवे जोड़ रहे हैं, वो विंध्य एक्सप्रेसवे का नाम दिया है, जो कि मिर्जापुर सोनभद्र के जरिए और पूर्वांचल से कनेक्ट होगा। तो इनका एक विजन है कि अगले 5 से 7 साल के अंदर पूरे प्रदेश के हर एक कोने को एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ दिया जाए, ताकि जो भारत की जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य में उत्तर प्रदेश अपना योगदान दे सके। लिहाजा एक्सप्रेसवे इस सरकार का एजेंडा है। और बीजेपी का अगर पूरा एज ए होल भी देखें तो बीजेपी का ये प्राइमरी एजेंडा रहा है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से चलता आ रहा है। और आगे की सरकारें चाहे जिस किसी भी स्टेट की हो जिसमें बीजेपी रूल कर रही है, तो वो रोड के एजेंडे को ऊपर रखते हैं। जी शेखर, अखिलेश यादव ने कतर वाली बात क्यों कही? कतर वाली बात का जो उनका जो कहने का जो वो मतलब था, वो ये था कि जब कतर के जो प्रिंस आए थे तो जो प्रधानमंत्री मोदी है उनको प्रोटोकॉल तोड़कर वो एयरपोर्ट में लेने के लिए, रिसीव करने के लिए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी हर किसी को ऐसे लेने नहीं जाते हैं और वो एक प्रोटोकॉल के तहत नहीं माना जाता है सही, लेकिन वो लेने गए। तो इसका उन्होंने जो बजट, जब भाषण बजट का घोषित हुआ, जब क्या कल हुआ बजट, तो उसके बाद जब उसके बाद प्रतिक्रिया में उन्होंने यही कहा कि एक तरफ तो आप मुसलमानों को गले लगाने से हिचकिचाते हैं, मुसलमानों के लिए आप कुछ योजनाएं वो नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ आप जो कतर से शहजादे आ रहे हैं उनको आप गले लगा रहे हैं, उनको प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए जा रहे हैं। हालांकि इसका मकसद प्रधानमंत्री मोदी का कुछ अलग नहीं था, बस वो तो एक पूरे देश के हित के लिए ही यही करना चाह रहे थे, क्योंकि कतर एक बहुत अमीर देश है और उनका मकसद यही था कि अगर कतर यहाँ कुछ इन्वेस्ट करे जो जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट हो, रोजगार की संभावनाएं उजागर हो, इसलिए वो उनको रिसीव करने गए थे। लेकिन अखिलेश यादव ने इसको दूसरे चीज से जोड़कर देखने की कोशिश की, और हालांकि कहीं ना कहीं जो उनकी टिप्पणी है, इसका कहीं ना कहीं फायदा आगामी जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसको भाजपा का ही मिलेगा। वो एक तरह से वोटों का दोबारा से जो हिंदू वोटों का है, एक तरह से वही पोलराइजेशन करेंगे, ध्रुवीकरण करेंगे, और इस तरह की बातें करके वो ना से वापस से। जी शेखर, एक बात और है कि जैसे विपक्ष है, इस बजट पर दुनिया भर का क्रिटिसिज्म किया। अखिलेश यादव ने काफी कुछ बोला, उनके जो चाचा हैं शिवपाल यादव, उन्होंने बिग स्कैम बता दिया इसको कि ये बजट नहीं है बल्कि बिग स्कैम है। और ये कह रहे हैं कि 2026 का जो बजट होगा वो योगी सरकार का आखिरी बजट होगा, मतलब 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स या ड्राइंग रूम के जरिए आप सड़क पे नहीं आ रहे हैं, बिना मतलब ड्राइंग रूम में बैठ करके ट्विटर के जरिए, एक्स के जरिए आप अपनी बात रखते हैं और योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो क्या इस तरीके से समाजवादी पार्टी या बसपा या कांग्रेस, जो कि ये तीनों उत्तर प्रदेश की जो 4 बड़ी पार्टियां हैं उसमें भाजपा शासन में है और शेष आपका बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो विपक्ष में है, तो आपको लगता है कि इस तरीके से केवल एक्स पे बोल करके, केवल बयान दे करके वो योगी सरकार को या बीजेपी की सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकेंगे,
या सिर्फ ये सपना है, बिल्कुल। केवल कहने वाला? अब आपने जैसे जब देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बसपा का शासन था, मायावती का शासन था, तो अखिलेश यादव खुद साइकिल चलाकर निकलते थे सड़कों पर और सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकते थे और चाहे वो फिर लाठियां खानी हो और पुलिस के साथ झड़पे हो, नहीं रुकते थे। उसका फायदा साल 2000 के बार के चुनाव में मिला और पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो एक तरह से समाजवादी पार्टी के जो नेता है, वो कहीं ना कहीं उनमें एक घमंड सा या अहंकार सा दिखने लग गया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने सड़क पर निकलना बंद कर दिया। यही वजह है कि पिछले 2 चुनाव से भाजपा लगातार यूपी को जीते आ रही है और समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं लेकिन शेखर, चाहे शेखर एक लोकसभा सवाल है, चुनाव में। जी शेखर एक सवाल है कि देखिए मतलब कितनी मतलब अजीब एक फिनोमिना आप कह सकते हैं कि महंगाई से सारे लोग त्रस्त हैं, जैसा कि जनता भी कहती है। सब्जी लेने के लिए जाती है तो बहुत महंगाई आ गई, बहुत महंगाई है कि तेल दाल हर चीज का दाम जो है बढ़ गया। और विपक्ष जो है उस बात को रेज भी करता है, लेकिन ये कि उसका कहीं असर जब चुनावी नतीजे जब आ रहे हैं तो उन चुनावी नतीजों पर ये महंगाई वाला मुद्दा हो गया, चाहे पेट्रोल डीजल वाला मुद्दा हो गया, वो गौड़ सा हो जा रहा है, कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है क्या? लोगों को लगता है या अच्छा, लोग ये मान बैठे। हाँ कोमल। एक जनता से अगर बोलिए आपको अखिलेश। जुड़ना पड़ेगा, अगर जनता से आपको जुड़ना पड़ेगा तो जनता के मुद्दे आपको लाने ही पड़ेंगे सबके सामने। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान वोट और इस तरह की कतर के शहजादे आए, प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाया, ये किसी के लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं होगा जब तक आप महंगाई, रोजगार, इस तरह की मुद्दे नहीं निकालेंगे लोग सदन में चाहे सदन के बाहर। और खासकर जैसा आपने पहला कि बेडरूम पॉलिटिक्स, इससे बाहर आना पड़ेगा आपको, सड़क पर निकलना पड़ेगा। आपने ट्वीट कर दिया या फिर एक कहीं पर को बयान दे दिया। अब बसपा का ही आजकल देखिए किस तरह से हंस रहे हैं। मायावती जी आती थी और सीधे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और लिखाया हुआ स्क्रिप्ट लाती थी और पढ़कर चली जाती थी। तो बसपा का जब कुछ नहीं दिखा तो आज बसपा का जनाधार उत्तर प्रदेश में बिल्कुल घट चुका है। वही अच्छा अब ललित, एक समाजवादी पार्टी भी अगर इससे सीखने की कोशिश नहीं करेगी तो समाजवादी पार्टी का भी वही असर होगा जो विधानसभा चुनाव में दिखने को मिल रहा है। हाँ, लोकसभा का एक अलग लबोलबाब होता है, वो एक प्रधानमंत्री मोदी की और अन्य चीजों के लिए होता है, तो वहां पर को उनको थोड़ा सा फायदा मिला। लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको अभी लास्ट आपने मिल्कीपुर चुनाव भी का हसरे देख ही लिया। विधानसभा चुनाव में जबकि उसी सीट पर अवधेश प्रसाद अच्छी खासे मार्जिन से जीत कर आए थे, और लेकिन विधानसभा का चुनाव होता है वहां पर को करारी हार का सामना करना पड़ता है। यानी कि विधानसभा चुनाव अच्छा ललित, यादव को बीच में अखिलेश यादव ने ये भी कहा था बजट को लेकर कि दिल्ली के बजट से यूपी को एक्सप्रेसवे क्यों नहीं मिला, अगर वो मिलता तो यूपी का जो बजट है वो बचता और इसका यूज कई विकास के कार्यों के लिए वो लगाया भी जा सकता था। देखिए कोमल, सबसे बड़ी चीज है कि विपक्ष का तो काम ही है कि चाहे बजट यूपी सरकार का हो चाहे वो केंद्र सरकार का हो, उसमें नुक्स निकालना, तो कमी निकालना। क्योंकि सत्ता पक्ष के लिए जो बजट जो सबसे बेहतरीन होगा वो उतना ही खराब बजट जो विपक्ष के नजरिए से होगा, विपक्ष की नजर में होगा। लेकिन आप इससे भी बड़ी बात ये सोचिए जो है कि ये जो खासतौर से विपक्षी नेताओं की है वो सुविधा करने वाली जो राजनीति होगी, ये सुविधा की जो राजनीति है, सुविधा की राजनीति का मतलब है कि हम सड़क पर नहीं जाएंगे, पसीना नहीं बहाएंगे, पुलिस के लाठी डंडे नहीं खाएंगे। जबकि होता है विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम यही है कि सत्ता पक्ष की जो बातें हैं उसको बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही प्रभावी तरीके से जनता के बीच रखे, सड़क पर जाए। और जब सड़क पर जाएंगे तो निश्चित तौर पे उसको प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा प्रशासन की तरफ से, और प्रशासन से जब प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है तो उस स्थिति में आपके शारीरिक चोट भी आती है। लेकिन पब्लिक ये मान के चलती है, जब इस तरह के प्रतिवाद होते हैं तो पब्लिक ये समझती है, उसको मैसेज जाता है जो कि ये विपक्ष है जो केवल सदन ही नहीं, जो केवल ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं, जो केवल ट्विटर या एक्स पर बैठ कर नहीं, बल्कि सड़क पर उठकर आकर के उतर करके उनकी आवाज को बुलंद करता है। लेकिन ये अगर पूरे 2017 से लेकर के आज 2025 के फेज में देखें तो आपको शायद ही याद होगा जो कि कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीएसपी, चाहे समाजवादी पार्टी, आपको सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नजर आई हो। हाँ, ये बात सही है कि सबसे ज्यादा विरोध आपको एक्स पर नजर आया होगा या नजर आता भी है कि जब कोई भी सरकार कोई कदम उठाती है या कोई बात करती है तो उसका एक्स पर या मीडिया के जरिए अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो
चाहे मायावती जी। हो। मायावती को वैसे अब सामान्य तौर पर पहले की अपेक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रह गई हैं, और जिसको लेकर के हुँ। हाल ही में राहुल गांधी ने तंज भी कसा था उनके ऊपर। शेखर, क्या अखिलेश यादव केंद्र की जो राजनीति है वो करना चाहते हैं, या राज्य की कई बार इसमें जो जनता है वो कंफ्यूज होती दिखाई देती है? सवाल नहीं समझ पाया मैं आपका। अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं, या राज्य की कई बार इसमें भी जनता कंफ्यूज होती होगी? अ, वैसे तो जो अखिलेश यादव का जो मेन जो फोकस है वो उत्तर प्रदेश पर ही है। वो तो लोकसभा चुनाव की वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और केंद्र की राजनीति पे पहुंच गए थे। हालांकि उनका जो मेन फोकस है वो उत्तर प्रदेश पर ही था, है और हमेशा रहेगा ही, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो असली राजनीति की शुरुआत होती है वो यूपी से ही होती है। शेखर जैसे शेखर कि मैं अभी यहाँ पे अभी अभी ललित जी ने ये बोला कि आपने भी बताया था कि वो एक तरफ तो कहते हैं कि केंद्र ने बजट में एक्सप्रेस वे के लिए घोषणा नहीं की, बजट बच जाता उत्तर प्रदेश का। अगर वहीं पर अगर केंद्र सरकार बजट के लिए मैं कुछ एक्सप्रेस वे के लिए घोषणा कर देती, अगर पैसा बच जाता, तो यानी कि योगी सरकार फिर वो घोषणा नहीं करती। फिर यही लोग यही बात कहते हैं कि नहीं जी, यूपी सरकार ने तो कोई भी, योगी सरकार ने तो कोई भी घोषणा नहीं की। तो शेखर शेखर कहीं ना शेखर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि कोमल, अभी जो आपने सवाल अभी किया जो है उसमें आप ऐसे देखिए जो है कि 2012 से लेके 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, और 2015 और 2017 के बीच में 2014 का वो साल आता है जब देश में प्रचंड बहुमत के साथ 1984 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है। ठीक है, और आप देखिए टाइम लाइन को देखिए तो 2014 के बाद यूपी में 2017 का इलेक्शन होता है, और उस समय स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि शायद ही कोई भरोसा करता था, यकीन नहीं होता था कि यूपी में बीजेपी मतलब वापसी करेगी। लेकिन यूपी में बीजेपी का बनवास भी पूरा हुआ, योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए और 5 साल सरकार चली। 5 साल के बाद आप देखेंगी जो है कि एक तरीके से मतलब ये लगा जो है कि शायद समाजवादी पार्टी अपनी पूरी जमीन को फिर वापस ले लेगी। लेकिन 2022 के नतीजे भी जो उनके पक्ष में नहीं गए। अब इस स्थिति में अखिलेश यादव के सामने विकल्प क्या बचता था? क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना था। अब सवाल ये था जो कि 2022 वो हार चुके थे। 2022 विधानसभा का चुनाव हार चुके थे। 2019 लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन नहीं था। यानी कि उनके अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि 2024 का आम जो चुनाव है उसमें वो बेहतर करें। और इसके लिए आप देखेंगी जो है कि 2 लड़कों की जोड़ी फिर बनी और राहुल गांधी के साथ वो फिर मतलब स्टेज पर आए, और उनको ये कंधे से लगने कंधा लगा मिला के सबसे पहले समाजवादी पार्टी के अस्तित्व के लिए जरूरी है कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। तो विधानसभा के चुनाव का तो कोई मतलब नहीं था क्योंकि 2 साल पहले चुनाव हो चुके थे, और विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं। तो इसलिए अखिलेश यादव को ये लगा कि हमारे अपने सर्वाइवल के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश खरोश को बनाए रखने के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि लोकसभा में कम से कम इतनी संख्या आए कि उससे कार्यकर्ताओं का जोश कम ना हो। और उनको फॉर्चुनेटली अब देखिए कि 2024 के इलेक्शन में सीट्स भी आई, कांग्रेस को भी आई, और उनका जोश जो है वो भरा पड़ा है। लेकिन आप देखेंगे कि जब वही जमीनी स्तर पर बात आती है विरोध की, तो उनका कोई सांसद नहीं उतरता है, उनका कोई विधायक नहीं उतरता है, वो खुद भी नहीं उतरते हैं, या टोकनिज्म जो एक संकेत के तौर पे, एक सांकेतिक तौर पे विरोध जो करना है वो विरोध करते हैं। लेकिन ये बात सच है कि कोई भी विपक्ष किसी भी सत्ता पक्ष को तभी उखाड़ पाएगा जब वो जमीन पर उतरे और सही मुद्दों को, जनता की नब्ज को समझे। अगर जनता का नब्ज वो समझने में नाकाम साबित रह रहा है तो फिर सत्ता उसके हाथ से ऐसे ही फिसलती जाएगी। और आज के चुनाव में देखिए जैसे बीजेपी सारे स्टेट्स में सरकार बना रही है, तो कहीं न कहीं बीजेपी की जो थिंक टैंक है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो जमीनी स्तर पर बातों को समझ रहे हैं, जनता की नब्ज को भाप पा रहे हैं, और उसका नतीजा आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है। शायद वो विपक्ष की एक तरफ से नहीं। कंक्लूजन स्टेटमेंट मैं दूंगा कि जैसे मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में है, उनको जो एक्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको उसको छोड़कर जमीन पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि यूपी में एक बहुत बड़ा तबका अभी भी ग्रामीण है जहां इंटरनेट से लेकर मोबाइल फोन की दिक्कत रहती है, नेटवर्क की दिक्कत रहती है। तो हर किसी के हाथ में इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो उनको नहीं पता चल पाता कि विपक्ष किस मुद्दे को इंटरनेट में उछाल रही है, किस मुद्दे को
को उठा रही है। तो समाजवादी पार्टी को अगर कड़ी टक्कर देनी है और दोबारा से 2027 में अपनी सरकार बनाने के लिए वापसी करनी है सत्ता में, तो उनको और उनके नेताओं को, उनके सीनियर लीडरशिप को जमीन पे उतरना पड़ेगा और उसी तरह से चुनाव लड़ना पड़ेगा जैसे उन्होंने साल 2012 से पहले लड़ा था। ललित, एक आखिरी सवाल आपसे कि यूपी में तमाम मुद्दों के बाद भी विपक्ष प्रभावी क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये बहुत ही अपने आप में शोध का विषय है, ये रिसर्च का विषय है कि मुद्दों की कमी नहीं है, बहुत सारे तमाम सारे मुद्दे हैं जिस पर सरकार की घेरेबंदी हो सकती है। और यदि विपक्ष सड़क पर अपनी बात नहीं कह पा रहा है तो उसके पीछे ये है कि कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश की कमी है और जो विपक्ष के नेता हैं वो अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। अब जैसे आप फर्ज करिए कि रायबरेली के दौरे पे कल राहुल गांधी गए थे और वहां दलित छात्रों के साथ संवाद कर रहे थे। उसमें एक कोई दलित नेता था, कोई दलित छात्र भी था और नेता भी था। उसने मायावती की तारीख में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। तो राहुल गांधी ने क्या पूछा, देखिए कांशी राम ने बामसेब की राजनीति की और बसपा को वो सेंटर स्टेज में लेके आए। मायावती जी ने, इसमें कोई शक नहीं कि मायावती जी ने मेहनत नहीं की और दलितों को आवाज नहीं दी, ये भी सच है। लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा लग रहा है कि आज की डेट में वो अब मन से इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं। अगर यूपी की बात करें तो हमने न्योता दिया था 2024 वाले इलेक्शन में कि आप हमारे साथ आइए, और अगर बात रही होती तो बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाता। मतलब बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाती, 32 सीट भी नहीं जीत पाती, लेकिन ये कि वो नहीं आई। और उसके बाद जैसे ही राहुल गांधी ने ये बात कही, उसके बाद तुरंत ही मायावती ने एक्स पर ट्वीट किया और कहा जो है कि सबसे बड़ी चीज कि द्वेष की राजनीति, जातिवाद की राजनीति तो कांग्रेस करती है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी स्थिति ये है कि हमारा वोट बैंक तो ट्रांसफर होता है, उनका वोट बैंक ट्रांसफर नहीं होता है। तो सवाल है कि जब इस तरह की बातें जब होंगी, जब विपक्ष के लोग ही आपस में लड़ेंगे तो एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं दे सकते, और जब यूनाइटेड फ्रंट नहीं दे सकते तो निश्चित तौर पे सबके कैडर्स में डिसअपॉइंटमेंट होता है, निराशा होती है कि हमारा नेता, मतलब विपक्ष के जो नेता हैं वो किसी एक मुद्दे पे भी स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कैसे करेंगे। तो यूपी में वही बात है कि यूपी में मतलब इतना बड़ा स्टेट है, मुद्दों की कमी नहीं है, बीजेपी मुद्दे देती है, लेकिन ये कि वो कैसे कराना है वो शायद समाजवादी पार्टी भी नहीं कर पा रही है, जो कि जमीनी तौर पर नजर भी आ रहा है। कांग्रेस तो उस रेस से काफी दूर है क्योंकि उनका संगठन भी काफी कमजोर है, और बसपा जो कि सांगठनिक पार्टी हुआ करती थी और वो साइलेंटली अपने वोटों को कन्वर्ट भी कराते थे, अपनी बात भी रखते थे अपने कैडर्स के जरिए अपने वोट बैंक को, तो उसमें उनको भी नाकामी नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पे देखेंगे कि इसमें मतलब विपक्ष की अपनी कमजोरी ज्यादा है, सत्ता पक्ष कितना हमलावर है, सत्ता पक्ष कितना बेहतर काम कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा विपक्ष अपनी दशा के लिए खुद जिम्मेदार है। ललित, एक और सवाल कि क्या समाज में भी बदलाव विपक्ष के पीछे रहने का कारण है या सिर्फ सुविधाजनक राजनीति ही करना चाहते हैं? एकदम सही, ये सुविधाजनक राजनीति ही है। आप वही मैं कह रहा हूं कि आप 2017 से लेके यूपी की पर्टिकुलरली बात करिए तो समाजवादी पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता थे वो कितनी बार जमीन पर उतरे, वो उतरे ही नहीं, ना के बराबर, वो टोके नहीं जम कि एक दिखने के लिए दिखे कि हम यहाँ पे हैं, वो बैठ करके ड्राइंग रूम में एसी कमरों में बैठ करके एक्स पर अपनी बात कह देते हैं। बहुत बात कहनी है तो मीडिया वालों को अपने पार्टी ऑफिस में बुला लिया, वहां अपनी बात कह देते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज है कि अब यूपी का समाज अगर देखिए उत्तर प्रदेश में, तो यूपी का समाज अब 2010 या 2000 वाला नहीं है, अब बहुत परिवर्तन हुआ है। खासतौर से जो सेंट्रल की थी जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए समाज के उन वर्गों को मतलब फायदा मिल रहा है, सीधे सीधे फायदा मिल रहा है, जो कभी सपने में जिन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मतलब गांव में कि ऐसे लोग जिनके मतलब सिर पर छत नहीं, कि उनको छत मिल गया, उनको बिना किसी दिक्कत जो आयुष्मान कार्ड मिल गया, उनको बिना किसी दिक्कत राशन कार्ड मिल जाता है। तो कहने का था कि सरकार अब खुद ही जो एक्टिवली प्रोएक्टिव होकर के उन तक पहुंच रही है। तो अब ऐसे में लगता है कि भाई अल्टीमेटली हमने वोट का वेस्ट किया है आज तक। तो जो वोट बैंक इन लोगों का हुआ करता था, इनको वो किसी तरीके से होता है ना कि बस लॉलीपॉप देते जाओ, जो है उनको अपने पैरों पर खड़ा मत होने दो। तो विपक्ष की जो ये राजनीति को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं तोड़ने में कामयाब रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि लाभार्थी वाला एक सेक्शन आ गया, और लाभार्थी भी ऐसे ऐसे समाज के जुड़े हुए लोग थे जिसके बारे में कभी ये सोचा नहीं जा सकता था कि बीजेपी को वो लोग वोट करेंगे। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि अगर दलितों में, दलित को छोड़ करके जो है
खासतौर से जो दलित में भी जो पासी कम्युनिटी है या धोबी कम्युनिटी है, इस तरह के लोग अगर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है, और ये विपक्ष उस बात को समझ नहीं पा रहा है। जी शेखर, एक सवाल कि छात्रों को फ्री स्कूटी के ऐलान से और बाकी फ्री चीजें देने से भाजपा को क्या फायदा मिल सकता है? जो ये फ्री में स्कूटी और फ्री लोन हो गया, और विदेश में जो पढ़ने जाना चाहते हैं उनको भी छात्रवृत्ति देने वाली है सरकार। तो इसका ये जो देना है, ये बेहतरीन जो प्रयास है युवाओं को, छात्रों को लुभाने का, ये योगी सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। और रही बात, अगर जो लोग कहेंगे, विपक्ष कहेगा या कोई और लोग कहेंगे कि ये रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही है, मुफ्त योजनाएं हैं या फ्री बीज है, तो इस तरह की योजनाएं तो अखिलेश सरकार ने भी की थी। जब लैपटॉप्स, बड़े पैमाने पे लैपटॉप्स बांटे गए थे, वहीं से शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे जो छात्राएं हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि ग्रामीण अगर क्षेत्रों में जाए तो अभी भी 12वीं के बाद जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो काफी ज्यादा है। 12वीं के बाद बहुत से जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई छोड़ देती हैं किसी ना किसी कारणवश, लेकिन उच्च शिक्षा की तरफ नहीं जा पाते हैं। और जिस वजह से जो हमारे देश में जो पीएम मोदी भी बोलते कि हम एक बहुत युवा देश है आज विश्व के अंदर, तो लेकिन हमारे पास वर्क स्किल नहीं है। तो जब वर्क स्किल कैसे नहीं होगा, हमारे पास युवा तो है लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है। तो ऐसे स्किल्स को निखारने के लिए जो ये कवायद है फ्री स्कूटी देने का, जिससे कि कम से कम जो लड़कियां हैं वो उच्च शिक्षा ग्रहण करें और भारत को विकसित बनाने में अपनी भागीदारी दे सके, तो मेरे लिए तो ये एक अच्छा प्रयास माना जाएगा। अच्छा शेखर, सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जिन जिन चीजों को, स्कूटी को लेकर के, चाहे लैपटॉप को लेकर के समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है। आपको याद होगा कि 2017 में समाजवादी पार्टी 2012-17 के बीच में लैपटॉप भी छात्रों को मैं यही वही कहते वही बोला था मैंने। हाँ, लेकिन ये सवाल है कि वो जब अपने लैपटॉप को बांटते हैं तो वहां पे उनको सब कुछ अच्छा नजर आता है। और हद ये है कि 2012-17 से मतलब कम से कम 8 साल तो ऐसे बीत गए, और वो उस लैपटॉप का जिक्र अखिलेश यादव आज भी करते हैं कि मतलब हमारे लैपटॉप ने, समाजवादी का जो लैपटॉप है, मतलब हम लोग तो आज तक जानते थे कि लैपटॉप डेल का है और उसके बाद एचपी का होता है। उसके बाद उन्होंने तो समाजवादी लैपटॉप ही, जैसे उसकी ब्रांडिंग ही कर दी कि लैपटॉप समाजवादी लैपटॉप हो गया। और समाजवादी लैपटॉप का जिक्र अभी भी करते हैं कि हमारा जो लैपटॉप था वो इतना अच्छा था कि आज भी देखिए उसको कहीं उठा के फेंक भी दीजिए तो टूटता नहीं है। और एक इनका लैपटॉप है कि ऐसे ही हाथ से गिर जाए तो टूट के बिखर जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि अपनी जो रेवड़ी या अपनी रेवड़ी को तो वो, या अपनी जो भी इस तरह की पॉपुलिस्ट स्कीम है उसको तो वो मानते हैं कि ये समाज को अपलिफ्ट करने का एक तरीका है, ऐसे लोगों को जो डाउन इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। लेकिन वही दूसरा कर रहा है तो वो जो है केवल महज दिखावा कर रहा है। तो निश्चित तौर पे ये तो सियासत है, राजनीति है, और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहेंगे। लेकिन अपनी पब्लिक भी, रेवड़ियों को हर कोई ज्यादा मीठा बनाने की कोशिश तो हर कोई राजनीतिक पार्टी कहती है कि नहीं जी, हमारी जो रेवड़ी है वो ज्यादा मीठी है। हाँ एकदम, मतलब अपनी रेवड़ी में मतलब उसको देश प्रदेश का विकास नजर आता है, और दूसरे में केवल ये लगता है कि वो पीछे उसको ढकेल रहे हैं। जो ये बात सच है। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, और कई मुद्दों पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आप देखते रहिए द फेडरल देश। थैंक यू कोमल, थैंक यू ललित। थैंक यू कमल।